2027 के विधानसभा चुनावों में अब बेहद कम समय बचा है। ऐसे में दावेदारों ने ताल ठोकनी शुरू कर दी है। हम भी लगातार आपको विधानसभावार दावेदारों, उनकी ताकत, कमजोरियां और समीकरण से रूबरू करवा रहे हैं, जिसको आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड की सबसे हॉट, दिलचस्प और कांटे की टक्कर वाली सीट में से एक, श्रीनगर विधानसभा सीट, जहां दो दिग्गजों के बीच हमेशा से ही जबरदस्त फाइट रही है। 2022 के चुनाव में यहां जीत हार का अंतर सिर्फ 587 वोट का था। यानी ये सीट उत्तराखंड की सबसे क्लोज फाइट वाली सीटों में से एक बन चुकी है। अब जो हालात इस सीट पर हमेशा से रहते हैं, उसको देखकर ये तो साफ है कि 2027 में भी मुख्य किरदार दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के कौन होंगे। यकीनन राजनीति में कुछ भी कभी भी संभव है, इसलिए थोड़ा गुणा भाग फिर भी जरूरी है। आज हम आपको इस सीट के हर उस दिलचस्प पहलू के बारे में बताएंगे जिससे ये सीट प्रदेश की सबसे रोचक चुनावी सीट में तब्दील हो चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा के दावेदारों की। इस सीट से भाजपा के सबसे बड़े दावेदार के तौर पर वर्तमान विधायक और उत्तराखंड सरकार में भारी भरकम मंत्रालयों के बोझ को उठाए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हैं। धंधा 2017 और 2022 दोनों ही चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं। धन सिंह रावत के हिस्से में मजबूत पकड़ बनाता है राज्य स्तर पर संगठनात्मक अनुभव, मजबूत संगठनात्मक पकड़, डबल इंजन सरकार का प्रमुख चेहरा, राज्य सरकार में मंत्री होने के नाते विकास कार्यों का श्रेय, ये सभी उनके ही पाले में जाता है। विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय विकास परियोजनाओं जैसे मेडिकल कॉलेज विस्तार, सड़क का शिलान्यास और उद्घाटन, जनता से सीधा संवाद बनाए रखना उनको और मजबूत बनाता है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। केंद्रीय नेतृत्व और संघ के भी वो पसंदीदा नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। यही कारण रहा कि चुनावों के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ही उनके प्रचार में उनकी विधानसभा या पूरे पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में पहुंचना नहीं भूलते। उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां मुख्यमंत्री क्लास के मॉनिटर की तरह बदल जाते रहे हों, उस प्रदेश में जब जब नए मुख्यमंत्री बनने की नामों का जिक्र होता है, तब तब उनका नाम भी खूब सुर्खियों में रहता है। धन सिंह रावत बेहद सरल स्वभाव के होने के कारण भी लोकप्रिय हैं। राज्य से लेकर दिल्ली तक मजबूत पकड़ रखने वाले धन सिंह रावत क्षेत्र में एक मजबूत टीम भी रखते हैं। कूटनीति के माहिर खिलाड़ी के तौर पर भी उनका नाम प्रदेश भाजपा में मुख्यमंत्री से भी पहले लिया जाता रहा है। यही कारण है कि भाजपा के लिए इस सीट पर वो ही संभावित और सबसे मजबूत दावेदार हैं। मजबूत संगठन, सरकार में मंत्री होने का फायदा और गढ़वाल क्षेत्र में उनका नेटवर्क उनको चुनाव में फायदा पहुंचा सकता है। उस पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और हरिद्वार से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का करीबी होना भी इस सीट पर उनकी मजबूती दर्शाता है। विपरीत इसके इतनी मजबूत जमीनी पकड़ के बाद भी उनके सामने यहां से चुनाव आसानी से जीतना इतना भी आसान नजर नहीं आता। खुद अपनी ही पार्टी में उनके विरोधियों की बढ़ती संख्या, पुराने भाजपाइयों को उनसे छिटकना और भितरघात, ये सब उनके लिए 2027 में बड़ी चुनौती है। 2022 में उनकी जीत का अंतर बेहद कम था क्योंकि उनके सामने उनकी ही टक्कर का दूसरा प्रत्याशी है। चुनावी आंकड़ों पर गौर करें तो 2017 में प्रचंड मोदी लहर में भी धन सिंह रावत 8000 वोट से चुनाव जीते थे, लेकिन 5 साल बाद 2022 आते आते ये अंतर मात्र 587 वोट का रह गया। उनका वोट शेयर भी 51% से गिरकर 45% पर पहुंच गया, जबकि कांग्रेस 36% वोट शेयर से बढ़कर 45% के बिल्कुल करीब पहुंच गई। ये आंकड़े अपने आप में इस सीट पर भाजपा के गिरते ग्राफ की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में अगर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती है, जो काफी हद तक दिखाई भी देने लगी है, तो मुकाबला बेहद कठिन हो सकता है। धामी सरकार से नाराज वोटर इस बार उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। उस पर उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा भी पहले से नाराजगी लिए बैठा है, जिसको मिलता समर्थन भाजपा का ही नाराज वोटर है। निकाय चुनावों में जिस तरह से श्रीनगर के नगर निगम और थैलीसैंड नगर पंचायत में भाजपा प्रत्याशियों की हार हुई, वो भी धन सिंह रावत के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इन दोनों जगहों पर भाजपा के साथ साथ मंत्री धन सिंह रावत ने भी पूरी ताकत लगाई थी। फिर भी भाजपा इन सीटों को हार गई।
ये अपने आप में बताता है धन सिंह रावत के लिए राहें इतनी मजबूत पकड़ रखने के बावजूद भी आसान तो नहीं है। इसके अलावा इस कार्यकाल में धन सिंह रावत के विभागों पर भी कई सवाल उठे। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और सहकारिता विभाग कई वजहों से सवालों से घिरे रहे। स्वास्थ्य सेवाओं में कई कार्यों के बाद भी कमियां उजागर हुई। कई बार उनके बेसिर पैर के बयान भी चर्चा में रहे। इन सब बातों का असर चुनावी समर में दिखाई दे सकता है। कुल मिलाकर शायद इन सभी बातों को ध्यान में रखकर कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि इस बार धन सिंह रावत सीट बदल भी सकते हैं। हालांकि इस बात की संभावना कम है, लेकिन फिर भी राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। खुद भाजपा धन सिंह रावत का टिकट यहां से काटे इसकी उम्मीद बहुत ही कम है। हाँ, अगर वो खुद ही सीट बदलते हैं तो भाजपा के पास यहां से दूसरे दावेदार के रूप में एक युवा और समर्पित पार्टी कार्यकर्ता के रूप में डॉक्टर सुधीर जोशी मौजूद हैं। छात्र राजनीति के गढ़ माने जाने वाले हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में अपना लोहा मनवा चुके छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके सुधीर जोशी इस समय भाजपा में सबसे उभरते हुए युवा नेता हैं। फिजिक्स से पीएचडी कर डॉक्टर की उपाधि हासिल कर चुके जोशी बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व प्रदेश मंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं। बेहद मिलनसार और युवाओं के बीच में अच्छे खासे लोकप्रिय हैं। पार्टी की विचारधारा पर हमेशा खड़े दिखाई देने वाले जोशी भी इस सीट पर दावेदारी करते दिखाई दे सकते हैं। उनकी मजबूत पकड़ को लेकर भी संशय नहीं किया जा सकता। वर्तमान में भी लगभग अपनी विधानसभा के सभी इलाकों में उनका जनता से मुलाकातों का दौर जारी है। छात्र हितों से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखना उनको लोगों के बीच और अधिक लोकप्रिय बना रहा है। हाल ही में एनआईटी निर्माण से जुड़े आंदोलन में जिस तरह से उन्होंने स्थानीय जनता की आवाज बुलंद की, उससे उनका एक आक्रामक चेहरा भी जनता के सामने आया, जिसको काफी सराहा गया। खासतौर पर अपनी ही पार्टी की सरकार और खुद अपने ही मंत्री की विधानसभा में निर्माण कार्यों को लेकर इतना मुखर होना उनको एक अलग कैटेगरी में खड़ा कर गया। संयम और आक्रोश दोनों ही गुणों से मिश्रित एक मजबूत युवाओं की बड़ी टीम उनके साथ हर स्थिति में खड़ी दिखाई देती है। इसलिए वो भी यहां से भाजपा के दावेदारों के रूप में एक बड़ा और प्रमुख चेहरा है। कद्दावर मंत्री के तौर पर पहचान रखने वाले धन सिंह रावत के बाद भाजपा से मजबूत दावेदारों की लिस्ट में डॉक्टर सुधीर जोशी को दूसरे नंबर पर रखा जा सकता है। हालांकि उनको टिकट मिले इसकी संभावना थोड़ा कम है, क्योंकि धन सिंह जैसे चेहरे पहले से यहां मौजूद हैं। उनके सीट बदलने या फिर कोई अप्रत्याशित निर्णय भाजपा यहां से ले या वो खुद ही किसी और सीट की तरफ कदम रखें तो ही शायद उनका नंबर आए। लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा के पास युवा और मजबूत चेहरे के रूप में एक मजबूत विकल्प इस सीट पर मौजूद है। भाजपा के एक अन्य दावेदार के रूप में मोहन काला भी हैं, जो पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं और वर्तमान में भाजपा से जुड़े हुए हैं। उस समय वो उत्तराखंड क्रांति दल से चुनावी मैदान में थे। 2022 में वो तीसरे स्थान पर रहे थे। स्थानीय स्तर पर उनका नेटवर्क बड़ा ही मजबूत माना जाता है, लेकिन भाजपा उनके टिकट को इतना गंभीरता से ले इसकी संभावना कम ही है। लेकिन मोहन काला मजबूत चेहरा नहीं है, ये कहना अतिशयोक्ति होगी। अब बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के पास इस सीट पर गणेश गोदियाल मौजूद हैं, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। गोदियाल स्वाभाविक रूप से एक बड़े चेहरे के रूप में सबसे प्रमुख दावेदार हैं। गणेश गोदियाल का जिस तरह से पिछले कुछ सालों में राजनीति करने का आक्रामक तीखा अंदाज रहा है, उसने उनको प्रदेश के अन्य नेताओं की कतार से अलग हटाकर खड़ा कर दिया है। प्रदेश की राजनीति में उन्होंने अपने लिए एक अलग स्थान बनाया है। उनके विपक्षी भी उनकी तारीफ दबी जुबान में करते दिखाई देते हैं। बेहद साधारण परिवार से निकले गणेश गोदियाल आज कांग्रेस के सबसे मजबूत नेताओं में शुमार हैं। उनकी आक्रामक शैली और जनता के हर मुद्दे पर साफ और स्पष्ट राय रखना उनको केवल श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में लोकप्रिय बनाता है। गणेश गोदियाल की सबसे बड़ी ताकत उनका स्पष्ट तरीके से जवाब देना है। स्थानीय मुद्दों पर जिस तरह से सरकार को वो घेर रहे हैं, शायद ही उत्तराखंड में पिछले 25 वर्षों में देखा गया है। विपक्ष का कोई नेता ऐसा दिखाई नहीं देता जो इस कदर बेबाक तरीके से सत्ता हो या फिर खुद के दल के ही नेता हो, जो किसी भी जनहित के मुद्दों पर इतनी बेबाकी से सवालों को उठाता है। यही कारण है कि गणेश गोदियाल एक अलग ही तरह के नेता के तौर पर पहचान रखने लगे हैं। शुरुआती राजनीतिक दौर में गणेश गोदियाल ने 2002 का चुनाव इस सीट से लड़ा था, जिस समय इस सीट का स्वरूप थोड़ा अलग था।
इस सीट पर कांग्रेस के बेहद बड़े और ताकतवर नेता शिवानंद नौटियाल को टिकट न देकर गणेश गोंदियाल को पहली बार टिकट दिया गया था, जिसके बाद शिवानंद नौटियाल निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे। दूसरी तरफ भाजपा के कद्दावर और शक्तिशाली नेता के तौर पर पहचान रखने वाले डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मैदान में थे। दोनों ही नेताओं को लगभग 1000 वोटों के अंतर से हराकर विधानसभा पहुंचने वाले गोंदियाल दूसरी बार 2012 में इसी विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं और 2022 में बेहद मामूली अंतर से चुनाव हारे थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत स्थानीय नेटवर्क, ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत पकड़ और लंबे समय का राजनीतिक अनुभव है। स्थानीय भाषा में लोगों से संवाद करना भी उनको जनता के करीब लाता है और सहज बनाता है। अब तक के राजनीतिक जीवन में उनकी बेदाग छवि रही है। अपने विधायक रहते हुए श्रीनगर विधानसभा के राठ क्षेत्र को ओबीसी का दर्जा दिलाना उनकी एक बड़ी उपलब्धि रही। जिस समय उनके क्षेत्र में स्कूलों की दरकार थी, तब उन्होंने यहां महाविद्यालय की नींव रखी, जिसमें आज बड़ी संख्या में छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गणेश गोंदियाल उन नेताओं में हैं जिन्होंने आज तक पहाड़ को नहीं छोड़ा। शहर की तंग गलियों में शाही कोठी न बना वो आज भी अपने गांव के घर में ज्यादा समय व्यतीत कर अक्सर गांव में हल चलाकर आम जनता के बीच दिखाई दे जाते हैं। कुल मिलाकर उनको पहाड़ से जुड़े नेता के तौर पर पहचान मिली है। राठ क्षेत्र जो कभी पिछड़ा माना जाता था, यहाँ के लोगों को राठी भी कहा जाता है, लेकिन तब यहाँ के लोग खुद को राठी कहने में हिचकते थे। गणेश गोंदियाल ने कई मंचों से खुद को राठी बताकर आज उस शब्द को इतना बढ़ावा दिया है कि अब यहाँ के लोग अपने नाम के आगे राठ के राठी बोलने में गर्व की अनुभूति करते हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में गणेश गोंदियाल भाजपा पर हावी दिखाई देते हैं। एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर हाथ पर बनी चवन्नी के निशान वाले बयान ने और चुनाव लड़ने के अंदाज ने उन्हें पूरे प्रदेश के साथ ही देश के कई हिस्सों में पहचान दी है। यही वजह है कि 2027 के चुनाव में उन पर सारे प्रदेश की निगाहें लगी हैं। अभी हाल के कुछ समय में उनकी विधानसभा और प्रदेश में आई आपदा के समय जिस तरह से उन्होंने हर जगह पहुंचकर असल समस्या उठाई, उससे वो जनता के और करीब गए। हालांकि पार्टी संगठन का उस स्तर का मजबूत न होना और पिछले चुनाव में मिली हार उनकी परेशानी जरूर बन सकती है। 2017 में जब वो चुनाव हारे तब उनका मार्जिन 8000 के करीब था, लेकिन पिछले चुनाव में उन्होंने जिस तरह से उस मार्जिन को कम किया, बल्कि लगभग जीत की दहलीज पर पहुंच गए, वो बताता है कि उन्होंने अपनी कमियों को पहचान कर दूर कर लिया है। 500 के करीब वोट से 2022 में वो बेहद करीबी मुकाबले में भाजपा के धन सिंह रावत से चुनाव हारे थे। लेकिन ये भी सच है कि 2022 के बाद और आज के हालात काफी बदले हैं। अगर कांग्रेस संगठन को मजबूत कर पाती है तो 2027 में ये मुकाबला फिर से बेहद दिलचस्प हो सकता है और गणेश गोंदियाल एक बार फिर इतिहास दोहरा सकते हैं। गणेश गोंदियाल की सबसे बड़ी कमजोरी है उनकी ही पार्टी के वो बड़े नेता जो गोंदियाल के तेजी से उभरते ग्राफ से असहज हैं और मिलकर उनको दबाने की कोशिश में अपनी एनर्जी लगाए बैठे हैं। यही कोशिश न केवल उनके विधानसभा चुनाव को नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि पूरी पार्टी को ही दोबारा विपक्ष में बैठने पर मजबूर कर सकती है। अभी हाल ही में दिए गए उनके बयान को, जिसमें उन्होंने कहा कि गैरसैंण को पूर्ण राजधानी बनाने में जो भी अवरोध करेंगे उनको मेरी शहादत देखनी होगी। इसी बयान पर खुद उनकी ही पार्टी के बड़े और मजबूत नेता हरक सिंह रावत ने पलटवार कर दिया है। उनका ये कहना कि नेता इस मुद्दे पर गंभीर नहीं होते। इस बयान ने न केवल उनके चढ़ते ग्राफ को कम किया है, बल्कि पूरे पहाड़ में कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने जैसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। नेताओं के ऐसे बयानों को रोकने में असफल रहना गोंदियाल की एक बड़ी कमजोरी के तौर पर आंका जा सकता है। इसी सीट पर एक और उम्मीदवार का नाम बड़ी तेजी से चर्चाओं में आया है। वो है श्रीनगर से नगर निगम अध्यक्षा के पति लखपत भंडारी। भाजपा से टिकट न मिलने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और भाजपा को ही पटखनी देकर अपनी ताकत का एहसास कराया। चर्चा है कि इस बार वो भी दावेदारों में शामिल हैं। ब्लॉक से लेकर जिला पंचायत और अब निगम चुनाव जीतकर उन्होंने ये दिखाया है कि क्षेत्र में उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। लखपत भंडारी श्रीनगर से आते हैं और निगम से लगे गांव से लेकर खिरसू ब्लॉक में उनकी एक मजबूत पकड़ है। खासतौर पर ठाकुर वोटों का उनकी तरफ काफी रुझान रहता है। लखपत पहले कांग्रेस में थे, लेकिन पिछले काफी समय से वो भाजपा में रहे और टिकट कटने के बाद निगम चुनाव के दौरान वो भाजपा से अलग हो गई।
उनकी ताकत इसके अतिरिक्त आरएसएस के बेहद करीब होना भी है। लखपत भंडारी एक कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। लव जिहाद जैसे मामलों में उन्होंने एक बड़ा आंदोलन भी किया, जिस कारण वो कई मुकदमों में भी फंसे। उनकी यही छवि उनको हिंदू वोटरों के बीच जबरदस्त समर्थन दिलाती दिखाई देती है। ऐसे में अगर वो चुनावी मैदान में उतरते हैं और श्रीनगर के शहर के साथ साथ खिरसू ब्लॉक से जुड़े गांव को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो जाते हैं तो 2027 का विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय बना सकते हैं। और अगर ऐसा करने में वो सफल हुए तो भले नतीजा कुछ भी रहे, लेकिन उनकी राजनीति नए आयाम तक जरूर पहुंच सकती है। ऐसा होने की एक वजह और भी है। गणेश गोदियाल और धन सिंह रावत दोनों राठ क्षेत्र से आते हैं, जबकि श्रीनगर क्षेत्र जहां एक बड़ा वोट बैंक शहरी क्षेत्र में है, यहां से वो अकेले उम्मीदवार हो सकते हैं। साथ ही अंदर खाने भाजपा का एक बड़ा धड़ा लखपत भंडारी के साथ दिखाई देता है, जो मेयर के चुनाव में हुई जीत को सीधे तौर पर दर्शाता है। माना यह जाता है कि इस चुनाव में एक जबरदस्त वोट बैंक भाजपा का ही था जो उनके साथ खड़ा हो गया। ऐसे में अगर वो चुनावी मैदान में उतरे तो वही वोट बैंक उनके साथ हो, इसमें संशय कम ही दिखाई देता है। कुल मिलाकर अगर लखपत भंडारी राजनीति की सभी चालें सटीक बैठाने में कामयाब हुए तो इस सीट का नतीजा हैरान करने वाला भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक सबसे पुरानी और राज्य आंदोलन की पुरोधा मानी जाने वाली पार्टी भी चुनावी मैदान में होगी। काफी समय से निष्क्रिय रहा उत्तराखंड क्रांति दल वर्तमान में तेजी से युवा जोश और ताकत के साथ प्रदेश की राजनीति में उभर रहा है। हालांकि यहां पर उनके पास कोई मजबूत दावेदार फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन राज्य निर्माण की पार्टी होने के चलते उनके साथ इस प्रदेश की संवेदनाएं हैं जो इस समय तेजी से उभर रही हैं। सोशल मीडिया पर जिस तरह से उनके लिए समर्थन देखा जा रहा है, अगर उसको वो वोट में तब्दील करने में कामयाब हो पाए तो वो भी चुनावी गणित को उलझा सकते हैं। हालांकि बहुत कुछ उनके चुनावी दावेदार पर निर्भर करेगा। विपरीत इसके यूकेडी के चुनाव लड़ने की स्थिति में भाजपा जरूर गदगद रहेगी, क्योंकि तब यह तय हो जाएगा कि विपक्षी वोट एकजुट नहीं रहेंगे, जो भाजपा के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा एक स्थिति यह भी है कि अगर यहां गणेश गोदियाल सारे विपक्ष को एक करने में कामयाब हो गए तो फिर भाजपा के लिए यह सीट सपना साबित हो सकती है। यहाँ के जातीय समीकरणों को देखें तो सीट पर अनुमानित राजपूत वोटरों की संख्या 30 से 35% है, जबकि ब्राह्मण 18 से 22% के बीच हैं। शहरी मतदाता भी 15 से 20% के आसपास है, लेकिन इस सीट पर सबसे डिसाइडिंग वोटर एससी जो 15 से 18% और ओबीसी जो 10 से 12% है, जिसको आप स्विंग वोटर भी कह सकते हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो इस सीट पर भाजपा से ज्यादा वोट स्विंग हुआ है। 2012 में जब कांग्रेस इस सीट पर जीती तो भाजपा से 15% वोट स्विंग होकर कांग्रेस या अन्य में चला गया, जबकि 17 और 22 में कांग्रेस का 8% वोट ही स्विंग हुआ, यानी उनसे छिटका। लगातार हार के बाद भी कांग्रेस के वोट में उतनी गिरावट परसेंटेज के हिसाब से नहीं देखी गई जितनी जीत के बाद भी बीजेपी की हुई, क्योंकि 2022 में हार के बाद भी कांग्रेस का वोट 8% बढ़ा, जबकि जीत के बाद भी बीजेपी का वोट 6% गिरा। यह आंकड़ा भी बीजेपी के भीतर चिंता पैदा कर सकता है, क्योंकि अगर इस बार भी भाजपा से वोट छिटकता है तो उसका प्रतिशत उलटफेर कर सकता है। बात चुनावी समीकरण की करें तो यहां राजपूत और ब्राह्मण वोट का बड़ा प्रभाव माना जाता है। साथ ही कर्मचारी वर्ग और ग्रामीण वोट बैंक भी चुनाव का परिणाम तय करते हैं। अगर 2017 का संभावित मुकाबला देखें तो 3 परिदृश्य बनते हैं। पहला, भाजपा बनाम कांग्रेस सीधी टक्कर। दूसरा, तीसरा उम्मीदवार मुकाबले को त्रिकोणीय बना दे, और तीसरा, एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा असर। कुल मिलाकर 2027 का चुनाव फिर से बेहद दिलचस्प होने वाला है। यही वजह है कि हर बार की तरह श्रीनगर सीट इस बार भी प्रदेश की प्रमुख हॉट सीट में से पहले स्थान पर ही होगी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। जल्द एक और सीट के विश्लेषण के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।